अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट की का लेक्चर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर रिलेटेड है सबस्टेशन से। सबस्टेशन हमारे पास क्या होता है, एक सबस्टेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द असेंबली ऑफ apparatus used to change some characteristics, voltage, AC to DC, frequency, power factor, etc. of electrical supply is called a substation. सबस्टेशन से मुराद क्या है कि ये एक असेंबली है apparatus की, मतलब एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस भी हो सकता है, सिंगल डिवाइस भी हो सकता है, और ये ऐसा ग्रुप या सिंगल डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करेगा। मतलब ये वोल्टेज को चेंज कर सकता है, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकता है, एसी टू डीसी कन्वर्जन भी इसमें आता है, फ्रीक्वेंसी चेंज भी आता है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ट्रांसफार्मर, स्विचिंग डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए जो डिवाइसेस या पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जितने डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये सारे के सारे हमारे पास सब स्टेशन में आती हैं। उसमें ट्रांसफार्मर्स भी आते हैं, स्विचिंग डिवाइसेस भी आती हैं, और कैपेसिटर बैंक्स भी आते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए मल्टीप्लायर जो लगे होते हैं वो भी आते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, सब स्टेशन में आते हैं। अब लेआउट ऑफ द सबस्टेशन जो है उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी होती हैं कि एक सबस्टेशन का लेआउट बनाने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले है, इट शुड बी लोकेटेड एट अ प्रॉपर साइट एज फार एज पॉसिबल। इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड। हमारे पास जो सबस्टेशन होता है ये एक प्रॉपर साइट पे होना चाहिए, मतलब ये जितना दूर हो सकता है रेजिडेंशियल एरिया से उतना उसे दूर रखा जाए। और दूसरी बात इसमें कही है कि ये इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड से मतलब ये है कि हर तरफ से इसका जो लोड हो वो बैलेंस हो इस पे। मतलब ये ना हो कि ये ऐसे पॉइंट पे या ऐसे लोकेशन पे हो कि एक तरफ इसका लोड ज़्यादा हो, दूसरी साइड पे लोड कम हो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड पे ये लोकेटेड होना चाहिए। सेकंड जो बात की है, इट शुड प्रोवाइड एंड रिलायबल अरेंजमेंट, सेफ एंड रिलायबल अरेंजमेंट। इसकी जो अरेंजमेंट होनी चाहिए वो सेफ़ और रिलायबल होनी चाहिए। सेफ्टी के लिए हम किन बातों का ख्याल रखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेशन क्लियरेंसेस, जो भी इरेगुलरिटीज़ आती हैं उसको क्लियर करने के लिए मेंटेनेंस इसका आसान होना चाहिए। तो मेंटेनेंस को हम इसका फोकस करेंगे सेफ्टी के रिस्पेक्ट से। फैसिलिटीज़ फॉर कैरिंग आउट रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, रिपेयर और मेंटेनेंस इसका जो फैसिलिटीज़ हो इसके लिए उस पर हम फोकस करेंगे। सेफ्टी को अगर हम देखें, एबनॉर्मल अकरेंसेस सच एज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजन और फायर एक्सेट्रा, जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस या एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, एक्सीडेंट्स आते हैं, तो हमारे पास उसका भी ख्याल रखना चाहिए सेफ्टी के रिस्पेक्ट से। मतलब एबनॉर्मल ऑकरेंस इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट से फायर और एक्सप्लोजन हो सकती हैं, तो इनका ख्याल रखना चाहिए सेफ्टी के रिस्पेक्ट से। रिलायबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है कि एक गुड डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि वो रिलायबल हो और उसमें फ़ॉल्ट कम से कम आए, और फॉल्ट आने की सूरत में हमारे पास बैकअप प्लान मौजूद हो। इसमें प्रोविज़न ऑफ सूटेबल प्रोटेक्टिव गियर या प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, मतलब जो सर्किट ब्रेकर्स और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, फ्यूजेस वगैरह जो यूज़ होते हैं वो प्रॉपरली इसमें यूज़ हों ताकि इसमें ख़राबी ना आए, और ख़राबी आए भी तो उसको जल्द से जल्द जो है वो हैंडल करें ये जो सबस्टेशन है। इट शुड बी ईजीली ऑपरेटेड एंड मेंटेन, इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों इजी होनी चाहिए। और
इट शुड इन्वॉल्व मिनिमम कैपिटल कॉस्ट, इसकी कैपिटल कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट जो होता है वो हर जगह पे लिमिटेशन आती है इसकी, तो कॉस्ट इस पे कम से कम आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन, तो सबस्टेशन की क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करते हैं, एक है जो सर्विस रिक्वायरमेंट है और दूसरा है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स पे। तो जो सर्विसेज रिक्वायर्ड है उसके रिस्पेक्ट से हम इनको 6 बड़े ग्रुप्स में तकसीम कर सकते हैं सबस्टेशन को। उनमें से पहला है ट्रांसफार्मर सबस्टेशन, जिसमें ट्रांसफार्मर यूज़ होता है जिसमें पावर हम स्टेप अप या स्टेप डाउन करते हैं। दूसरा स्विचिंग सबस्टेशन है, स्विचिंग सबस्टेशन में इन्वर्टर, कन्वर्टर्स वगैरह सब चीज़ें आती हैं, इसमें AC to DC कन्वर्जन भी आता है, तो ये हमारे पास स्विचिंग सबस्टेशन है। इसी तरह पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन, जो पावर बैंक्स लगे होते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर लगे होते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए जितने भी हमारे पास डिवाइसेस यूज होती हैं तो वो पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन में आती हैं। फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन में वो सारे इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस आती हैं जो फ्रीक्वेंसी को डबल करने, हाफ करने या इसको कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होती हैं। कन्वर्टिंग सबस्टेशन में कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कन्वर्टर्स यूज़ होते हैं, जिस तरह आप लोगों ने AC to DC कन्वर्टर भी देखे होंगे, इसी तरह इन्वर्टर्स भी देखे होंगे, रेक्टिफायर्स भी देखे होंगे। तो ये जो भी हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी आप लोगों को ने देखा होगा, तो ये सारे के सारे कन्वर्टिंग सबस्टेशन में आते हैं। इंडस्ट्रियल सबस्टेशन जो है वो जो इंडस्ट्री के पावर को चेंज करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल सबस्टेशन कैटेगरीज में आती हैं। कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास सबस्टेशन के टाइप्स हैं उसमें एक इंडोर सबस्टेशन है, मतलब जो सबस्टेशन है हमारा, जो चाहे जो ट्रांसफार्मर हो या स्विचिंग डिवाइसेस हो, जो भी उसका स्ट्रक्चर हो वो एक बंद जगह में हो, इंडोर हो, तो उसको हम इंडोर सबस्टेशन कहते हैं। अगर वो खुले आसमान के नीचे उसको इंस्टॉल किया गया हो, इस तरह आप लोगों ने ये जो सबस्टेशन आप लोगों को नज़र आते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह, तो ये आउटडोर सबस्टेशन कैटेगरी में आते हैं। अंडरग्राउंड सबस्टेशन, जिधर अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम हो तो उधर अंडरग्राउंड सबस्टेशन यूज़ होते हैं। पोल माउंटेड जो ओवरहेड लाइंस हैं उसमें सारे के सारे पोल माउंटेड सिस्टम यूज़ होते हैं। ट्रांसफार्मर सबस्टेशन की तरफ आते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है वो वोल्टेज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई को चेंज करने में हमारा जो ज़्यादातर अहमियत का काम है वो यही है। जो सबस्टेशन इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं कि इसका जो वोल्टेज लेवल है इलेक्ट्रिकल सप्लाई का वो स्टेप अप या स्टेप डाउन करे, उस सबस्टेशन को हम ट्रांसफार्मर सबस्टेशन कहते हैं। और ट्रांसफार्मर सबस्टेशन का नाम इसलिए इसको दिया गया है कि ये इसमें जो मेन डिवाइस है जो ये काम करता है वो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। तो जो पर्पज़ ये सर्व करता है उस पर डिपेंड करते हुए जो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन है उसके 4 टाइप्स बनती हैं। एक स्टेप अप है सबस्टेशन, एक प्राइमरी ग्रिड स्टेशन है, और जो दूसरा है तीसरा वो सेकेंडरी सबस्टेशन है, और जो चौथा है वो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है। इसके जो वजाहत है इसके लिए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जनरेटिंग स्टेशन है जिसमें 11 kV पावर जो है या वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है। फिर जो स्टेप अप सबस्टेशन है वो क्या करता है कि इस 11 kV को 220 kV में स्टेप अप करता है, इसका वोल्टेज लेवल बढ़ा देता है ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रांसमिट करने के लिए। फिर ये ट्रांसमिट होती हैं 220 kV लाइन में, और ये ग्रिड स्टेशन की तरफ आती हैं। जो प्राइमरी ग्रिड होता है उसमें जो सबस्टेशन लगा होता है उसको
प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन कहते हैं। और प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन का काम ये होता है कि ये जो 220 वोल्ट जिसकी इसकी इनपुट पे आ रही है उसको कन्वर्ट कर सके 66 केवी में। फिर ये ट्रांसमिट होती हैं 66 केवी लाइंस में और ये सेकेंडरी सबस्टेशन पर पहुंचती है। तो 66 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो सेकेंडरी सबस्टेशन करता है। फिर इससे दोबारा ये पावर ट्रांसमिट होती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन की तरफ चलती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन दरअसल जो हमारे घरों के साथ मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो यही डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। तो वो इन जो 11 केवी लाइन से पावर लेते हैं और उसको स्टेप डाउन, उसका वोल्टेज लेवल स्टेप डाउन करके 4 केवी 0.4 केवी में कन्वर्ट करते हैं या 400 वोल्ट में लाइन टू लाइन जो है वो 400 वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और यही 400 वोल्ट जो 3 फेजेस होती हैं उनमें से एक फेज़ और एक न्यूट्रल हमारे घरों को सिंगल फेज़ जो लोड है वो उसको सर्व करने के लिए हमारे घरों में ये लाइंस जा रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से। तो ये जो 4 टाइप्स हमने देखी हैं अभी ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के, हर एक का जो पर्पज़ है और वो कहाँ कहाँ पे होते हैं ये इस डायग्राम पे आप लोगों को वाज़ेह हो गया। अब आते हैं पोल माउंटेड सबस्टेशन की तरफ। तो पोल माउंटेड जो हमारे पास सबस्टेशन होता है वो सबसे जो चीपेस्ट वे ऑफ सबस्टेशन इंस्टॉलिंग सबस्टेशन है वो हमारे पास पोल माउंटेड है, क्योंकि इसमें कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ती बल्कि पोल पे जो ट्रांसफार्मर होता है उसको रखा जाता है। 2 पोल्स पे या एक पोल पे भी इसको रखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली ये 2 पोल्स या 3 पोल्स पे रखा जाता है। तो यहाँ पे ये एक पोल माउंटेड सबस्टेशन को आपको लोगों को दिखाया गया है। ये लाइटनिंग अरेस्टर्स लगे होते हैं जो सर्ज लाइट होते हैं आसमानी बिजली उसको अरेस्ट करके ये ग्राउंड कर सके। ये जो सर्जेस हैं अगर इससे ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए ये फ्यूजेस लगी हुई हैं जिसको लिंक्स भी कहते हैं। तो अगर सर्ज बहुत ज़्यादा हो तो ये फ्यूजेस उड़ जाते हैं और सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो फिर ये जो 11 केवी टू 400 वोल्ट जो ट्रांसफार्मर आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास वो सबस्टेशन ट्रांसफार्मर है। इससे हमारे पास जो लाइंस निकल रही है वो 400 वोल्ट है और इसको जो इनपुट आ रहा है वो 11 केवी इसको इनपुट आ रहा है। ये OCB जो है ये ऑयल सर्किट ब्रेकर है जो प्रोटेक्शन के लिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए लगी होती हैं, ताकि लोड्स बढ़ने की सूरत में ये जो लिंक्स है ये उड़ जाते हैं या सर्किट ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर या लोड साइड पे जो डैमेज है वो नहीं होता। ये इससे जो स्टार कनेक्टेड लाइंस हैं वो निकल रही हैं RYB और न्यूट्रल, 3 फेजेस हैं और एक न्यूट्रल है। तो इनमें से हमारे घरों को एक RYB में कोई एक और एक न्यूट्रल लाइन आती है सिंगल फेज सप्लाई। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स इधर लगे हुए हैं इनको सिंबॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये लाइटनिंग अरेस्टर है, ये फ्यूज़ है जो यहाँ पे लगे हुए हैं और ये आइसोलेशन स्विच है जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो आइसोलेटर्स हैं। और ये ट्रांसफार्मर का सिंबल दिया गया है 11 kV टू 400 और ये ऑयल सर्किट ब्रेकर लो टेंशन। और यहाँ से ये जो लाइंस निकल रही हैं 400 वोल्ट की लाइंस यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स के बेस पे जो पोल माउंटेड सबस्टेशन है ये एक टाइप है सबस्टेशन का। इसी तरह अगर हम आए तो अंडरग्राउंड सबस्टेशन भी हमारे पास होते हैं। तो ज़्यादातर जो सिटीज़ होते हैं जहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस पॉसिबल नहीं होती तो
वहाँ पे ये अंडरग्राउंड केबलिंग होती है और उसके लिए अंडरग्राउंड सबस्टेशन लगाए जाते हैं। इसका मकसद भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने ओवरहेड लाइन में देखा, पोल माउंटेड में जो ट्रांसफार्मर हमारे पास जो पर्पज़ पूरा करता है, बिल्कुल यही जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या सबस्टेशन लगा हुआ है ये भी उसी पर्पज़ के लिए लगा हुआ है। स्विच गियर जो यहाँ पे ये है ये प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ये एंट्रेंस है। इसमें लाइटनिंग अरेस्टर और उसके साथ जो फ्यूजेस और आइसोलेटर्स हैं वो नहीं लगाए गए क्योंकि लाइटनिंग से ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। अब बस बार अरेंजमेंट पे जाने से पहले हम कुछ सिंबल देख लेते हैं जो सबस्टेशन में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उसको किन किन सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो बस बार के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ होता है। ये वाला सिंबल हमारे पास सिंगल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच है। डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच है, यहाँ पे इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन लोड आइसोलेटिंग स्विच को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो हमारे पास आइसोलेटिंग स्विच विद अर्थ ब्लेड है वो हमारे पास इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सीटी जो होते हैं करंट ट्रांसफार्मर जो मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं वो उनको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास पोटेंशियल जो पीटीज आते हैं जो वो भी मेजरमेंट्स के वोल्टेज के मेजरमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है उसको ये उसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है। ओसीबी जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। लाइटनिंग अरेस्टर के लिए हमारे पास जो एक्टिव गैप लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं और एक वॉल टाइप यूज़ होते हैं। तो वॉल टाइप के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ होता है और लाइटनिंग अरेस्टर एक्टिव गैप के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज़ होता है। आर्किंग हॉर्न जो होते हैं उसमें ये वाला सिंबल यूज़ होता है। थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवर करंट रिले को इस सिंबल से और अर्थ फॉल्ट रिले को इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बस बार अरेंजमेंट्स इन सबस्टेशन की तरफ। तो बस बार जो अरेंजमेंट्स यूज़ होती हैं वो कई तरह की अरेंजमेंट्स यूज़ होती हैं। हर एक के अपने अपने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये एक सिंगल बस बार सिस्टम है जिसमें सिंगल बस बार अरेंजमेंट आप लोगों को दिखाया गया है। सिंगल बस बार इसको इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इसमें एक ही बस बार होता है और इस एक ही बस बार की तरफ जो इनपुट और आउटपुट्स एक ही बस बार से हम लेते हैं और इसको आउटपुट हम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल बस बार अरेंजमेंट है। इसका जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि ये चीप है, मतलब कॉस्ट इसकी कम है और ये हमारे पास चूँकि इसका जो स्कीमेटिक है वो भी सिंपल है और ऑपरेशन भी इसका सिंपल होता है और मेंटेनेंस भी इसमें लेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये इसके जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो यही है। इसका जो प्रिंसिपल डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर हम इसमें कोई रिपेयर या मेंटेनेंस करना चाहें, मतलब इसमें कोई फॉल्ट अगर हो गया उसको हम रिमूव करना चाहें और उस फॉल्ट के रिमूव करने के लिए हमको सारे का सारा सिस्टम शट डाउन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई बैकअप के लिए कोई अलहदा से बस बार नहीं है। तो इस वजह से जो भी काम हमने करना होता है इसमें सारे का सारा बस बार जो है वो शट डाउन हो जाता है। इस तरह के बस बार अरेंजमेंट्स जो हैं वो 33 किलोवोल्ट के सिस्टम तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 33 किलोवोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा जो टाइप है बस बार अरेंजमेंट का वो है बस बार अरेंजमेंट
बस सिंगल बस बार सिस्टम विद सेक्शनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल बस बार को हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और हर एक सेक्शन पे इक्वल लोड डालते हैं, मतलब किसी भी सेक्शन पे दूसरे सेक्शन से ज़्यादा लोड नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को दो सेक्शन वाला एक सिंगल बस बार अरेंजमेंट दिखाई गई है। ये एक सेक्शन है और ये दूसरा सेक्शन है, दोनों पे लोड इक्वल होगा। इन दोनों सेक्शंस को हम सर्किट ब्रेकर्स और आइसोलेटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि अगर फॉल्ट एक सेक्शन में अकर होता है तो हम आसानी से इसको आइसोलेट करके दूसरे सेक्शन से इसमें रिपेयर या मेंटेनेंस कर सकते हैं, फॉल्ट रिमूव कर सकते हैं, जबकि दूसरा जो सेक्शन है वो हमारे पास इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो सप्लाई देता रहेगा। बाकी जो एडवांटेजेस हैं वो सिंगल बस बार की इसके लिए भी हैं कि इसमें सिंपल ऑपरेशन है, मेंटेनेंस इजी होता है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होते हैं और कॉस्ट भी इसकी कम है। लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि अगर एक सेक्शन में फॉल्ट अकर होगा तो सिर्फ वही सेक्शन इफ़ेक्ट होगा, बाकी सेक्शन पावर सप्लाई करते रहेंगे। तीसरा जो बस बार अरेंजमेंट इन सबस्टेशन है वो है डुप्लीकेट बस बार सिस्टम। तो जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें दो बस बार यूज़ होते हैं। एक हमारे पास बस 1 है, बस 2 है। बस 1 जो है वो मेन बस बार है और जो बस 2 है वो स्पेयर बस बार है। तो इसका जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि हम लोड को इन बस कपलर्स के थ्रू, ये जो बस कपलर है इसमें आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर यूज़ होते हैं, तो इन बस कपलर्स के थ्रू हम लोड को शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी एक बस बार पर। दोनों बस बार की कैपेसिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब जितना भी लोड है वो अगर ये बस बार बर्दाश्त कर सकता है तो ये बस बार भी इसी कैपेसिटी का होगा, वो भी सारे का सारा लोड हैंडल कर सकेगा। तो अगर हमने मेंटेनेंस के लिए एक बस बार में मेंटेनेंस हमने करनी हो तो दूसरे बस बार पे लोड शिफ्ट कर दें और एक बस बार में जो है ना वो हम रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर सकें। ये ज़्यादातर 33 kV से ज़्यादा की वोल्टेज पे हम यूज़ करते हैं, 66 kV तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट बस बार का जो मेजर एडवांटेज है वो यही है कि इसमें विदाउट इफेक्टिंग द सप्लाई हम मेंटेनेंस, रिपेयर या फॉल्ट रिमूविंग का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं।